अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज मंगल का रोज, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कितने दिनों से हम काम कर रहे हैं, सिर्फ एक मंडे ही तो गुजरा है। मुझे लगता है मंडे ब्लूज का एहसास हमें ट्यूसडे पे भी अब होने लगा है। लेकिन बहरहाल जी, इसकी एक बड़ी वजह शायद गर्मी की शिद्दत भी है। इस्लामाबाद में तो हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की बरसात हो रही है, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में खुश्का छाया हुआ है और शदीद गर्मी भी है। और इस पे सोने पे सुहागा ये कि लोड शेडिंग भी शदीद हो रही है। गैर एलानिया ही सही, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एट टाइम्स एंड लोड शेडिंग से पहले उनके पास एक SMS आता है। इस वक्त अगर आपके घर में बिजली आ भी रही हो तब भी ऐसा लग रहा है कि AC जवाब दे गए हैं, UPS सही चल नहीं रहा, जनरेटर्स के लिए फ्यूल नहीं मिल रहा। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और ऐसी गैर एलानिया और इतनी शदीद लोड शेडिंग की वजह क्या है? क्या ये बहरान अभी मजीद शदीद होगा आने वाले दिनों में? ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारे साथ नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक मौजूद होंगे। लेकिन साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हमारे पास जबरदस्त टॉपिक्स हैं। हमारे पास उम्मे राहील भी होंगी, आगा अब्बास साहब भी होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि हम जो कॉमनली एक दूसरे को कहते रहते हैं ना कि जी अगर किसी ने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इस रिजेक्शन को पर्सनली ना लीजिए। भाई जब रिजेक्ट हो रहे होते हैं तो वो काफी एक कारी ज़र्ब होती है। उस वक्त वाकई ये महसूस होता है कि अगले बंदे ने आपको रद्द कर दिया है और आपकी तमाम तर खूबियों के बावजूद आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हाउ डू वी एक्चुअली ब्रिंग आवरसेल्व्स टू बिलीव कि रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना, और रिजेक्शन की वजूहात क्या बनती हैं, किसी भी रिजेक्शन से हम सीख क्या सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे जी आज 10 बजे। तो किसी भी शख्स के लिए अपना घर बार, अपना मोहल्ला छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना आसान नहीं होता, और हिजरत करने की कई वजूहात बनती हैं। कई दफा वहां के हालात साजगार नहीं होते, कोई पॉलिटिकल अपहीवल आता है, कोई खाना जंगी जैसी सूरत हाल होती है। इंसान अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करता है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम साल 2021 में देखते हैं तो तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने दुनिया भर में नकल मकानी की है। दे हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड, और इसकी कई वजूहात हमारे सामने आ रही हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान नकल मकानी करने वाले यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड महाजरीन की पनाहगाह है, एंड वन ऑफ दोज कंट्रीज है, यानी हमारे मुल्क का शुमार उन ममालिक में होता है जो गुज़िश्ता 40 बरसों से एक बहुत बड़ी आबादी को पनाह दिए हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाती है अमीर ममालिक के हवाले से, अमरीका की या फिर यूरोपीय यानी जो ममालिक हैं, वहां पे ये शरह अभी भी कम है। आपको कुछ नंबर्स, 2021 में तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों ने नकल मकानी की, और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं साल 2020 के नंबर से, तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ नंबर इसमें ज्यादा तजावुज किया है, और ये तकरीबन 50% राइज है 2020 के नंबर से। अगर इसको 2012 के नंबर से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट डबल है। इसकी वजूहात क्या बन रही हैं? लोग खाना जंगी को भी कह रहे हैं, माशी सूरत हाल भी है, बदहाली भी है, लेकिन इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, यानी साल 2020 में मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल डिजास्टर्स आने की वजह से भी लोग अपने घर बार, अपना इलाका, गांव, शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की अगर हम जंग की तरफ देखते हैं तो 80 लाख यूक्रेनियंस ने भी नकल मकानी की है, और ये यूरोप के मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में पनाह गुज़ीन हैं। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि साल 2021 तक अफ्रीका और सब सहारन अफ्रीका पर्टिकुलरली, जिसमें कॉन्गो का शुमार होता है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अफगानिस्तान, यहाँ पे हिजरत करने वाले नंबर सबसे ज्यादा थे। दूसरी तरफ अगर खुशहाल ममालिक की तरफ देखा जाए तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में देखा यह जा रहा है कि नकल मकानी या इंटरनली डिस्प्लेस होने की शरह सबसे कम है, और ये लोगों के लिए हैरत का बायस भी था, बिकॉज सीरिया में, लिबिया में हम देखते हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल भी है। एक पूरा का पूरा निज़ाम जो है उसमें आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी वहां से लोग नकल मकानी इस तरह नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में जो तज्जियाकार हैं उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। अभी भी दुनिया के कई मुल्कों में, शहरों में गर्मी की लहर है, जिसकी वजह से वहां पे रहना और वहां पे काश्त करना, वहां पे रोजमर्रा जिंदगी को गुजारना शायद नाकाबिले कबूल होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे। लेकिन जी ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग अपने साथ एक कल्चर लेके आते हैं, इनकी जरूरियात होती हैं, और जो ममालिक इनको पनाह देते हैं उनके लिए भी ये एक पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम मौजूदा सूरत हाल यानी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज की तरफ देखें, पाकिस्तान आबादी के हवाले से वैसे भी
5वां बड़ा मुल्क है और हम देखते हैं कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज जिसमें एनर्जी नीड्स हैं हमारी, खास तौर पे अगर बिजली की पैदावार की बात की जाए, पहले इसने हमारी सनतों को बहुत नुकसान पहुंचाया और अब घरेलू सार्फिन और सनतकार दोनों ही परेशान नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव, आइए उनसे जानते हैं कि अचानक से गर्मियों के महीने में, वैसे तो हर दफा ही लोड शेडिंग होती है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड लॉन्ग आवर्स ऑफ लोड शेडिंग की वजह क्या बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह मौजूद होने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इतनी शदीद लोड शेडिंग अचानक से कि हर इलाके में ही हम देख रहे हैं कि कम से कम 5 घंटे और कुछ इलाकों में यहां तक कि 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग भी हो रही है, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया सिद्रा, सबसे पहले मुझे ऑनलाइन लेने के लिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से और कई के मौक़िफ़ से आज टीवी के नाज़रीन को आगाह करने का मौका देने के लिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आउटराइटली इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि मैं कई के हवाले से अगर बात करूँ तो कई की जो के इलेक्ट्रिक की जो सर्विस टेरिटरी है उसमें कहीं पर भी 15 घंटे की लोड शेडिंग नहीं हो रही है। ये तासुर सरासर गलत है। हमारी जो भी लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो एक शेड्यूल तरीके से हो रही है, एक पैरामीटर्स में रहते हुए हो रही है और लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है वो हर वक्त हमारी वेबसाइट पे मौजूद होता है और ऐसे कस्टमर्स जो कि इसकी वजह से मुतासिर हो सकते हैं, हम उनको एडवांस में SMS के जरिए बाकायदा आगाही भी देते हैं। इसकी जो वजूहात है, आपने बिल्कुल राइटली कहा, मैं उसको भी एड्रेस करता चलूँ। जो इसकी सबसे अहम वजह जो अभी हालिया दिनों में आपने देखा है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है एक मौसम गर्मा में शदीद गर्मी की लहर देखने में आई है। जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज होता है और शदीद गर्मी की लहर का आगाज होता है, उसके साथ ही पावर की जो डिमांड है उसकी अंदर एक सर्ज देखने में आता है। उस सर्ज को जो अचानक जब इजाफा होता है और पीछे से अगर सप्लाई का कहीं पे कहीं शॉर्टफॉल हो तो लामुहाला उस शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे इलाके जहां पर जो है आम दिनों में हम बिजली फ्राहम मुस्तकिल तरीके से कर रहे होते हैं, उनमें हमें आर्जी तौर पर जो है जबरी लोड शेड जिसको कहा जाता है वो करना पड़ती है। एक कैरेट एंड स्टिक स्टेटमेंट या स्ट्रैटेजी सामने आई थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि वो इलाके जहां पे बिजली की चोरी नहीं होती और लोग बर वक्त अपना बिजली का बिल अदा करते हैं, वो लोड शेडिंग से एक तरह से उनको इस्तिस्ना हासिल थी। लेकिन इस वक्त ज्यादातर एहतजाज इस बात पे हो रहा है कि अब कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो इस हिकमत अमली में तब्दीली की वजह क्या बनी है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सिद्रा, जिसका आपने मुझे मौका दिया जवाब देने के लिए। जैसे मैंने आपको मुझे 2-3 चीजें इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले जो पॉइंट में अपने पिछले सवाल के जवाब में मैंने एड्रेस किया कि जो ऐसे इलाके कराची के जहां पर हमारे रिकवरी लॉसेज जो हैं वो 20% से कम है, यानी वो बिल्स की पेमेंट में बहुत अच्छे हैं, तो हिस्टोरिकली में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एज ऑफ नाउ मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी वहां पे ऐसे इलाकों में जीरो लोड शेड है जहां पे रिकवरीज बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने इंडस्ट्रीज का भी जिक्र किया कि 400 के करीब जो इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं उनके ऊपर भी एब्सोल्युटली जीरो लोड शेड है। कई की तरफ से किसी किस्म की पावर कट या पावर स्पाइक में उसमें कोई तातुल नहीं है। उसमें जो 3-4 चीजें मैं आपको बीच में ऐड ऑन करूंगा वो ये देखें, वो इलाके इसको स्टिक एंड कैरेट की अप्रोच तो नहीं कह सकते, ताहम नेशनल पावर पॉलिसी जो है वो कई और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये अलाउ करती है कि ऐसे इलाके जहां पे बिलों की रिकवरी के इश्यूज हैं, जहां पे रिकवरीज कम होती हैं, तो नुकसानात की शरह के लिहाज से हम उन इलाकों के अंदर लोड शेड का दौरानिया एक मेंटेन करते हैं ताकि उसमें रिकवरी की रेशो को बेहतर कर सकें। जी, इसका डायरेक्ट ताल्लुक पैदावार से भी बनता है, सप्लाई एंड डिमांड की भी बात है। और यकीनन आपसे सवाल करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी भी क्योंकि एक फ्यूल इंटेंसिव ग्रिड है तो बिजली की पैदावार के लिए नेचुरल गैस और ईंधन की जरूरत पड़ती है। इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि रुपए की डबल सेंचुरी है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद बिजली के यूनिट भी महंगा होने की और लोड शेडिंग मजीद होने की भी तवक्को की जा सकती है? सिद्रा, आई एम सो ग्लैड आप पहली होस्ट हैं। मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मैं अपीयर हुआ हूँ, आप पहली होस्ट हैं जिन्होंने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्यू पॉइंट्स। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि फ्यूल जो है, फ्यूल को इस्तेमाल करके और ख़ास तौर पे इंपोर्टेड फ्यूल को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त पावर प्रोडक्शन की जा रही है और उसका लामुहाला जब रुपये की कदर गिरती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो है जिसको
ہم FCA بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں، وہ اوپر جا سکتا ہے، وہ جاتا بھی ہے. تاہم اس کے اندر 2-3 چیزیں جو کہ ناظرین کے نالج میں ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم جو حکام ہیں، متعلقہ کمپنیز ہیں اور جو وزارت توانائی ہیں، ان کے ساتھ ریگولر ان ٹچ رہتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے پاسبل ہمیں انڈیجنس گیس دی جائے جو کہ کئی کا شیئر ہے. SSGC اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں میکسیمم سے میکسیمم گیس کو ایلوکیٹ کر سکے. آلدو ہمارا اپروفڈ کوٹا جو ہے وہ تقریباً 190 MMCFD ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہی انڈرسٹینڈ ان کے پاس بھی چیلنجز ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی ٹھیک ٹھاک چیلنجز ہوتے ہیں، سپلائی کے اندر گیپس ہیں، تو اس وجہ سے وہ 190 MMCFD نہ صحیح تقریباً 80 سے 120 MMCFD کے تحت کی مقدار میں گیس کئی کو سپلائی کر پا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور جیسی ان کی سچویشن بہتر ہوگی تو اس کا کوٹا مزید بڑھا دیں گے. لیکن ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو انڈیجنس گیس کا ہمارا کوٹا ہے اس سے ہمیں گیس پرووائڈ کی جائے، جس سے ہوگا یہ کہ لامحالہ اس کا FCA پہ امپیکٹ کم سے کم آئے گا. اچھا، کچھ اس کی وضاحت کیجیے گا کہ پیک آورز جس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ریٹ آف یونٹ نہیں ہے، کچھ اوقات میں اگر ہم بجلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ مہنگے یونٹس ہوں گے، یعنی بل زیادہ آئے گا. وہ کون سے اوقات ہیں، خصوصاً اگر ہم بات کریں اپنے ایئر کنڈیشنرز کو یوز کرنے کی، استری کرنے کی، یعنی وہ آلات جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ذرا پیک آورز کی وضاحت کر دیجیے. بہت شکریہ سدرا. آئی تھنک ابھی تک کی میری جتنی بھی کانورسیشن آپ کے ساتھ چل رہی ہے یہ وہ کوشچن ہے جس کا آپ کے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو کنزیومرز ہیں، نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں بھی آئی تھنک ان کے لیے بہت ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے یہ، اور جس سے وہ نہ صرف کچھ تجاویز پہ عمل کر کے، کچھ تدابیر پہ عمل کر کے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی چیز انشور کی جا سکتی ہے کہ ایسے وہ دن کے دوران وہ گھنٹے جہاں پہ بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اسے میکسیمم لوگ جو ہے مستفید ہو سکے اور سب سے زیادہ اس میں بجلی مل سکے. اگر کئی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 6:30 بجے سے لے کے 10:30 کا ٹائم ہوتا ہے، یہ جو اپریل سے لے کر اور اکتوبر تک کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر نومبر سے لے کر اور مارچ تک کے ٹائم میں تقریباً 6 سے لے کر اور 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، جس کو ہم پیک آورز کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے سدھا جس میں ہم میکسیمم لوڈ جو ہے بیسیکلی سسٹم جو ہے اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے، میکسیمم انرجی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور چونکہ پیچھے ریسورسز لمیٹڈ ہے پورے ملک کے اندر، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان میں بجلی کا ریٹ زیادہ رکھا جائے تاکہ استعمال جو ہے اس کو اعتدال میں لایا جا سکے. آپ نے بالکل اس چیز کو بھی پریڈکٹ کیا ہے، جس کو میں کہ بیسیکلی ایسے آلات جیسے ایئر کنڈیشننگ یونٹس ہیں، موٹرز ہیں پانی کی، اس کے علاوہ استری وغیرہ جو ہیں، ان آلات کو دن کے جو باقی 20 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ان کا استعمال کیا جائے اور اعتدال کے ساتھ رہ کے کیا جائے، جیسے ایئر کنڈیشننگ یونٹ ہے، بہت سمپل سی بات ہے کہ اس کو 26 ڈگری پہ رکھ کے چلائیں بجائے اس کو 16 ڈگری پہ چلانے کے، اور تو اس چھوٹی چھوٹی تجاویز سے ہم لوگ اپنا بل بھی کم کر سکتے ہیں. اور اس موسم میں جبکہ اس وقت پورے ملک میں شدید گرمی کی لہر بھی ہے اور آن اینڈ آف موسم انتہائی گرم ہوگا، اس موسم میں ہم بجلی کے بل بھی بچا سکتے ہیں. اور میں صرف آپ کو ایک نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے ذہن میں آ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ بتا چلوں کہ دیکھیں اگر ایک ٹائم پر 1 گھنٹے کے لیے صرف ہم ایز اے کنٹری 666 ایئر کنڈیشننگ یونٹس کو اگر بند کر دیں، 666 ہو سکتا ہے 1-2 یونٹ اوپر نیچے ہوں، تو آپ 1 میگا واٹ کے قریب جو ہے بجلی بچا سکتے ہیں، جن سے تقریباً 300 مزید گھر روشن ہو سکتے ہیں. یہ اتنا پاورفل ایک جیسچر ہے لوگوں کی طرف سے. اگر یہ ہم ایز اے نیشن اگر انرجی کنزرویشن کی طرف جا سکیں، انرجی کو بچا سکیں اور اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کر سکیں، تو میں آپ کو یہ انشور کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بجلی کا استعمال ہے، بجلی کی جو فراہمی کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا جو سسٹم ہے، وہ بہت مستحکم ہوگا اور لوگوں کو کنسسٹنٹ بجلی ملنے میں بہت مدد ملے گی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انیشیٹو کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک گھریلو صارفین کو انکریج کر رہا ہے، یا چھوٹے گھروں کے صارفین کو خاص طور پہ انکریج کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سولر پینل بھی لگوائیں، اور شاید اخوت کے ساتھ آپ کی کوئی کولیبریشن بھی ہے جس میں چھوٹے قرضے بھی دیے جا رہے ہیں اس کام کے لیے. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. آئی تھنک دیکھیں میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو ہے ہماری اخوت کے ساتھ پارٹنرشپ کا ذکر کیا، ایک بڑی ہی نوبل کاز ہے. اس وقت بھی ملک کے اندر جو ہے ایک آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 1/4 کے قریب جو ہے ہمارا جو ملک ہے، ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں، ان کو انرجی تک رسائی ان کی نہیں ہے. تو ہمارا جو ریگولیٹر ہے، تھینک ٹو دیم، ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں نیپرا کے، کہ انہوں نے ایک پاور وتھ پراسپیرٹی کے نام سے ایک بہت ہی نوبل انیشیٹو کا آغاز کیا. انہوں نے کہ الیکٹرک کو بھی کہا کہ آپ اس کا حصہ بنیں. ہم نے ایک بہت
बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन उसमें मॉनेटरी टर्म्स में दिया है और उसको सपोर्ट पूरे तरीके से कर रहे हैं कि जिससे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे सार्फिन जो कि सोलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं और ऐसे छोटे बिजनेसेस जो कि इससे इस्तेफादा करना चाहते हैं, वो अखुवत के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसके तहत कर्ज़े हसना के तहत वो लोन ले सकते हैं और उससे वो अपने घरों के अंदर अपने छोटे बिजनेसेस को बेनिफिट करने के लिए जो सूरज से बिजली बनती है, सूरज की जो तमाज़त से बिजली बनती है, उससे फ़ायदा उठा सकें। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसोर्स है जो कि पूरे मुल्क में हमारे वाफर मिकदार में अवेलेबल है। पाकिस्तान के ऐसे एरियाज में जिसमें साल के 365 दिन अच्छी खासी मिकदार में सूरज जो है वो चमकता है और उसको हम बेसिकली चाहते हैं कि उसका एक फ़रोग मिले, जिससे नेट कार्बन एमिशंस के अंदर भी हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। मैं आपको इसके साथ साथ ये बताते चलूँ कि इस वक्त जब हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी के अंदर जो है नेट मीटरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेट मीटरिंग के अंदर जो घरेलू सार्फिन जो अपने घर के अंदर सोलर टेक्नोलॉजी के को इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना चाहते हैं, तो नेट मीटरिंग के जरिए ये होता है कि वो जब उनके पास एक्सेस बिजली होती है तो वो अपने ग्रिड को बेच सकते हैं और जब उनको ग्रिड की जरूरत होती है जो यकीनन रात का वक्त होता है तो ग्रिड उनको बिजली फराहम कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक सेहतमंदाना एक रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ग्रिड। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंडस्ट्री लेवल के जो सोल्यूशंस हैं, के इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी के सोलर के नाम से अपनी एक कंपनी लॉन्च की हुई है, एक सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिपेंडेंट और पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, जो इंडस्ट्रियल लेवल के जो सोल्यूशंस हैं वो उनको ऑफर कर रही है और कोशिश कर रही है कि सोलर टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इसको फरोग दिया जा सके। एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 100 मेगावाट के करीब रिन्यूएबल्स का शेयर है कि इलेक्ट्रिक के अपने एनर्जी मिक्स के अंदर भी, जो कि बेसिकली हमारा प्लान ये है कि 2030 तक उसको बढ़ा के करीबन 1100 मेगावाट तक उसको लेकर जाया जा सके, ताकि हमारा जो ओवरऑल कंट्री का जो फुटप्रिंट है कार्बन एमिशन की तरफ जो हमारे गोल्स हैं उसको हम इंश्योर कर सकें और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकें। आखिर में जानना चाहेंगे कि बिजली चोरी के हवाले से अभी भी हम देखते हैं कि कई इलाकों में कुंडे भी लगाए जाते हैं, बिजली की चोरी भी उसी तरह से हो रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस अमल को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आई थिंक ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और देखिए इसी तरह मैं सबसे पहले एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम एक कमर्शियल इदारा हैं। अगर बिजली चोरी होगी और बिजली चोरी के साथ साथ जो है हमें बिल्स की रिकवरीज के भी अगर चैलेंजेस आएंगे और बिलों की रिकवरी भी किसी इलाके से नहीं होगी तो कमर्शियली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम उन इलाकों में बिजली प्रोवाइड कर सकें जहां पर बिजली की चोरी होती है। मुफ्त बिजली प्रोवाइड करना तकरीबन आप समझ लीजिए मुफ्त बिजली प्रोवाइड करना नामुमकिन बात है। मैं इसके साथ साथ आपने जैसे राइटली अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरे से सवाल में आपने एक स्टिक एंड कैरेट की एक अप्रोच की बात की थी, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल इदारा हम मेक श्योर करते हैं कि हम दोनों अप्रोचेस को एक बड़े बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, ज्यादातर कैरेट की अप्रोच से बात करें। मैं अगर इस अप्रोच की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग उन कम्युनिटीज के अंदर जहां पे कराची में मुनज़्ज़म अंदाज में बिजली चोरी मनसूबत बंदी के तहत होती है और बड़े पैमाने पर होती है, हमें पता है कि उन इलाकों के अंदर हो सकता है कि उनका सोशो इकोनॉमिक जो लेवल है वो वहां पे प्रॉब्लम्स हों और लोगों की एबिलिटी टू पे द बिल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसमें अगेन सस्टेनेबिलिटी का एंगल भी बहुत जरूरी है। जिस तरह हम पानी का ज़िया करते हैं इसी तरह बिजली के लिए भी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस कमरे में हम बैठे नहीं भी हैं वहां पे भी लाइट्स चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं। खुदारा इसको बचाइए, क्योंकि जो बिजली हम बचाते हैं वो हम खुद ही अपने काम में लेकर आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।